प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हम मानव अधिवासों के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने दोबारा से कक्षा 12 के वीडियो शुरू किए हैं, जिसमें इससे पहले अपने वीडियो लेक्चर पढ़ते थे, लेकिन अब अपने बुक सीरीज से आगे की जो पढ़ाई है उसको अपने शुरू किया है। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही है और सभी विद्यार्थी जो वीडियो हैं वो बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट वगैरह रहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो चलिए आज का टॉपिक अपने शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें हम मानव अधिवासों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पाठ्य पुस्तक पर आपको ले चलता हूँ। तो देखिए मानव अधिवासों का वर्गीकरण यहाँ अपने इसको पढ़ेंगे। कल अपने स्थायी और अस्थायी अधिवासों के बारे में पढ़ा था कि स्थायी और अस्थायी अधिवास क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पहले हम मानव अधिवास के बारे में देख लें कि मानव अधिवास मानव बस्ती को बोला जाता है। आवासों के समूह, घरों या मकानों के समूह को मानव बस्ती कहा जाता है और ये स्थायी या अस्थायी प्रकार की होती है। फिर अगर इनमें किए जाने वाले कार्यों को आधार माना जाए कि अधिकांश लोग क्या काम करते हैं, उन कार्यों को आधार माना जाए तो ग्रामीण बस्ती, इन मानव अधिवासों या मानव बस्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। तो ग्रामीण अधिवास, जिनको कि ग्रामीण बस्तियां भी कहा जाता है, इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, वो प्राथमिक व्यवसायों पर ज़्यादा निर्भर होती है। प्राथमिक व्यवसाय कौन से होते हैं? जैसे कि कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण करना, एकत्रण करना। तो ये जो कार्य होते हैं ये ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो यानी इनका जो अर्थव्यवस्था है या जो अर्थतंत्र है वो भूमि के विदोहन पर ही आधारित होती है, यानी इनकी निर्भरता जो होती है वो ज़्यादा भूमि के ऊपर होती है। और क्या विशेषता होती है इनकी? इस प्रकार की बस्तियों में इनमें आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विस्तार या सुख सुविधाएं जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम पहुंची हुई होती हैं। तो आधुनिकता से ये थोड़ी दूर होती है। नगण्य तो नहीं, आजकल के टाइम में तो हम नगण्य तो नहीं कह सकते। आज तो गांव-गांव में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं पहुंच गई हैं, टेक्नोलॉजी है या अन्य जो चीज़ें हैं वो गांव में पहुंचने लग गई हैं, आधुनिकता की चपेट में आने लग गई हैं। यानी लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि शहरों के मुकाबले, नगरों के मुकाबले जो इनमें आधुनिकता होती है ना वो कम होती है। यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मानव मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। यानी सामाजिक संगठन सुदृढ़ होते हैं और मानव मूल्यों में प्रगाढ़ता होती है। सामाजिक संगठन सुदृढ़ का मतलब क्या हुआ कि लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप गांव के बाहर ही आके दो बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछ लोगे कि गांव में जी इस व्यक्ति को जानते हो क्या, तो वो अच्छी तरह से आपको उसका परिचय दे देंगे। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। नगर में अगर आप जाके किसी से पूछोगे ना कि जी हमें, जैसे उदाहरण के लिए कि जी हमें महावीर जी से मिलना है, तो वो बोलेंगे कि कौन महावीर जी, मकान नंबर बताओ। तो वहाँ मकान नंबर पूछे जाएंगे। जबकि गांव में अगर आपने पूछ लिया कि महावीर जी से मिलना है तो वो पूछेंगे कि महावीर जी कौन सा? भाई यहाँ गाँव में तो दो महावीर है। तो एक महावीर तो ये है जो इस साइड रहता है, एक महावीर उस साइड रहता है, और महावीर की भी वो कई बात बता देंगे कि इस जाति का, इस धर्म का है। तो गांव में क्या होते हैं, सामाजिक संबंध सुदृढ़ होते हैं, लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मानव मूल्यों में प्रगाढ़ता इनमें पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों को व्यक्तिगत मूल्यों के ऊपर रखा जाता है, समाज के हित को ज़्यादा महत्व दिया जाता है व्यक्तिगत हितों के मुकाबले।
तो ये होती है ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं। अब ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार, अब देखो ग्रामीण अधिवासी एक से तो होंगे नहीं, बस्तियां जो बसी हुई हैं, क्या एक गांव दूसरे गांव जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक गांव दूसरे गांव से भिन्न है। एक गांव में तो कुछ ही चीजें हैं, दूसरे गांव में कुछ चीजें हैं। एक गांव सघन बसा हुआ है तो एक गांव विरल बसा हुआ है। एक गांव है वो जो है टेढ़ा मेढ़ा बसा हुआ है, यानी अव्यवस्थित है, दूसरा गांव है व्यवस्थित है। तो क्या है कि गांव जो होते हैं ना, जो ग्रामीण अधिवासियां होती हैं वो एक सी नहीं होती है, वो भी भांति भांति की होती हैं। तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी किस प्रकार की होती हैं। देखिए, मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार बोला जाता है। यानी संख्या और बीच की दूरी कितनी है, इस आधार पर अगर हम विभाजन करेंगे तो उसे बोलेंगे हम अधिवासों का प्रकार। ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों के लिए भौतिक लक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक और सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। यानी इनके जो आकार होंगे ना, वो उसके ऊपर भौतिक लक्षणों का प्रभाव पड़ेगा। यानी वहाँ का वातावरण कैसा है, भूमि कैसी है, जलवायु कैसी है, इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताना बाना है, यानी किस जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, उस संस्कृति का प्रभाव उनके निवास पे पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो गांव को बसाया जाता है कि ऊंची जगह बसाया जाए। कई बार बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ नीचे नहीं बसते हैं, एक किसी ऊंची टीले या ऊंचे स्थान पर है आदिवासियों को बसाया जाता है, बस्तियों को बसाया जाता है। तो सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि इनकी जो प्रकार है उनको निर्धारित करती है। ग्रामीण अधिवासियों के निम्नलिखित 4 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। तो हमें मोटे मोटे 4 इनके प्रकार जो हैं वो देख सकते हैं। ग्रामीण जो अधिवास होते हैं, ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं, वो 4 प्रकार की हम कह सकते हैं होती हैं। पहली होती है सघन बस्ती, दूसरी होती है प्रकीर्ण, फिर होती है मिश्रित और फिर होती है पल्ली। यानी सघन को बोला जाता है गुंचित अधिवास, इनको गुंचित अधिवास भी बोल दिया जाता है। यानी एक गुच्छे की तरह है, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें क्या है, अंगूर पास पास होते हैं। तो जब मकान पास पास हो, आवास पास पास हो, तो उसको गुंचित अधिवास या सघन बस्ती बोला जाता है। दूसरा होता है प्रकीर्ण या एकांकी, जब मकान या आवास दूर दूर हो, ठीक है, तो उनको प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास बोला जाता है। इस प्रकार की जो बस्ती है ना, प्रकीर्ण या एकांकी, वो मुख्यतः हमें देखने को मिलती है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर ढाल वाले क्षेत्रों में ज्यादा ये प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं। मिश्रित अधिवास इन दोनों के बीच का होगा। पल्ली जो होती हैं, वो डाणियां जो होती हैं ना, उनको पल्ली भी बोल दिया जाता है। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल से हम आगे देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा, इसकी विशेषताएं वगैरह हम देखते हैं और विश्व में किस जगह इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को मिलते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने सघन या गुंचित अधिवास आ गया है, जिसको हम देखिए पुंजित भी बोलते हैं सघन या गुंचित को, एक पुंज की तरह। सहंत बोलते हैं, सकेंद्रित बोलते हैं, संकुलित बोलते हैं, आदि नामों से इसको जाना जाता है। यानी सघन, गुंचित, पुंजित, सहंत, सकेंद्रित, संकुलित। सघन ग्रामीण अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, जो मैदानी भाग है ना, जो जहाँ मतलब गंगा यमुना, भारत का संदर्भ लें तो नदियों के जो मैदान हैं उन्हें उपजाऊ मैदानों में मिलते हैं ये, जहाँ समतल और पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इनमें आवास जो ग्रह होते हैं वो पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव क्या होता है, सघन बसा हुआ होता है। आसान पहुंच के लिए इनके साथ सड़कों का निर्माण भी होता है, क्योंकि समतल जगह होती है तो समतल जगह पर सड़कें बनाना आसान होता है। तो सड़कों का विकास इन क्षेत्रों में खूब हुआ है। आवासों के साथ ही वहाँ विद्यालय होते हैं, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी बने हुए होते हैं। यानी गांव में अन्य सुख सुविधाओं की चीजें भी होती हैं। विशेषताएं थोड़ा और डिटेल से देखें, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे या बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। यानी देखो नदियों में बाढ़ बूढ़ आती रहती है, तो थोड़ा सा तो ऊंची जगह तो बने ही होते हैं। सभी आवास जो होते हैं पास पास बने होते हैं, ये महत्वपूर्ण विशेषता है सघन की। सभी आवास एक दूसरे पर संकेंद्रित होते हैं और बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। ये देखिए, ये जो चीजें है ना, बाहरी आक्रमण, आज के टाइम में कौन आक्रमण करेगा, कोई नहीं करेगा। ये पुराने टाइम में है ना, जब बस्तियां होती थी, कबीले होते थे, उस टाइम क्या है कि बाहर के आक्रमण का खतरा बहुत रहता था। तो ये क्या है कि एक जगह बसते थे, संकेंद्रित होते थे, तो ये है ना जो आक्रमण होता था उसका ये क्या करते थे, मिल के मुकाबला करते थे। सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता जैसे मैंने बताया था,
लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो सुख दुख के यहाँ ज्यादा साथी होते हैं। आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है, यानी गांव छोटा सा भी हो सकता है 40-50 घरों का, और गांव है ना जिसमें हजारों घर भी हो सकते हैं। जनसंख्या जो है वो 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आजकल जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई है ना, तो इन सघन आवासों अधिवासों की भी जनसंख्या क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इनमें दो एक याद रखो आप, 2-3, ताकि परीक्षा में जब सघन या गुंचित अधिवासों के बारे में पूछ ले तो आप 2-3 विशेषताएं तो आसानी से लिख सको ऐसे। तो 2-3 चीज़ें इनकी याद कर लो आप, ठीक है। चलिए अब अपने आगे पढ़ते हैं। तो अगला है सघन अधिवासों का वितरण। वितरण का मतलब है कि सघन अधिवास हैं कहाँ। ऊपर तो हम पढ़ाए कि ये सघन अधिवास जो है वो मैदानी उपजाऊ जो मैदानी भाग है, समतल भाग है, जहाँ पर्याप्त जल है वहाँ मिलते हैं। फिर भी थोड़ा देख लेते हैं विश्व में ऐसी जगह है कौन कौन सी, उनको देख लेते हैं। इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, विंध्य पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। तो राजस्थान का जो मैदानी भाग है वहाँ इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप जहाँ रहते हो, जिस इलाके में, जिस बस्ती में रह रहे हो, वो बस्ती कैसी है। तो आप भी एक अंदाजा लगा सकते हो। अगला हम पढ़ते हैं प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। प्रकीर्ण यानी दूर दूर छितरा हुआ, बिखरा हुआ जिसको बोला जाता है। ऐसे अधिवास छितरे या बिखरे होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है? आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकांकी रूप से रहते हैं। एकांकी यानी अकेले रहते हैं, ज्यादा दूर दूर अधिवास है ना। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना इनमें कम होती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना अधिक होती है। तो ये इन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। ये मुख्यतः जो घास के मैदान है ना, वहाँ इस प्रकार के अधिवास हमें देखने को भी मिलते हैं। जो घास के मैदान हैं वहाँ इस प्रकार के अधिवास मिलेंगे। तो इसकी वितरण देख लेते हैं कि ये कहाँ है। तो इस प्रकार के अधिवास उत्तर अमेरिका में सुक्राज अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। एशिया के स्टेपी मैदान में गंगा का खादर क्षेत्र है। हिमालय खादर जो क्षेत्र होता है, वो जो नदी का जो क्षेत्र होता है जहाँ बाढ़ वगैरह आती रहती है, उस क्षेत्र को खादर बोला जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में तराई व भाबर क्षेत्र, मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, दक्षिण अमेरिका के वेल्ड्स, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में भी उदयपुर, राजसमंद व डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में मरुस्थलीय प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो अधिवास हैं, जो छितरे हुए होते हैं, वो इन एरिया में पाए जाते हैं। इनके भी आप याद रखो कि प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास कहाँ मिलेंगे, और इनकी 1-2 विशेषताएं आप नोट डाउन कर लेने। मिश्रित अधिवास अगला है मिश्रित अधिवास। मिश्रित देखो दोनों के बीच की स्थिति है, ना तो ज्यादा छितरे हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, और ना ही ज्यादा सघन या गुंचित होंगे। इनके बीच की जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। इनकी उत्पत्ति पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण अधिक उत्तरदायी होते हैं। यानी पहले एक छोटा परिवार होता है, एक ही परिवार के काका, बाबा, ताऊ, चाचा ये लोग होते हैं। फिर धीरे धीरे वो परिवार बढ़ता रहता है। कुछ एक सालों में उस परिवार के जो सदस्य बढ़ने के कारण नए घर बन गए, नए आवास बन गए। तो वो धीरे धीरे क्या होती है, एक वो उसी परिवार की उसी एक संकुल की एक है ना बस्ती बस जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें पारिवारिक कारण ज्यादा उत्तरदायी है मिश्रित अधिवास के लिए। तो ऐसा हमें कोटा का जो सांगोद है तहसील है ना, वहाँ का खुर्द गांव है एक, वो हमें इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पारिवारिक कारणों की वजह से क्या हुआ है, वहाँ मिश्रित अधिवासों की उत्पत्ति हुई है। अगला हम देखते हैं पल्ली या पुराना अधिवास। इसको ढाणिया भी हम बोल दिया जाता है। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए उन सबका नाम एक ही रहता है। चक भी बोल देते हैं इनको कि फलाना चक है ये जी। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों व खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास ज्यादा
हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था पल्ली या पुराना अधिवास भी इसको बोला जाता है। तो ये थे ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रकार जो हमने आज पढ़े। कल हमें ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप देखेंगे जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। आशा है ये वीडियो सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखा करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।